हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी। जैसे कि आपको पता है कि 14 फरवरी 2021 को सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यह जो सीजीपीएससी द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए जितने क्वेश्चन हैं उसका एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहा हूँ। जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो स्टूडेंट इसमें पहली बार शामिल हो रहे हैं, उनके लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है किस प्रकार से जो प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। तो अभी हम जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो द्वारा जो पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से जो 2003 में पूछे गए हैं सवाल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं इस सीरीज में जो 2003 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा उसका पहला पार्ट ला चुका हूं, और उसी के आगे यह दूसरा पार्ट है। तो हम उसी के आगे हम जो पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और दूसरे पार्ट में हम उसके आगे चलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ और कुछ जानकारियाँ सतत मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस पार्ट का जो 2003 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यह दूसरा पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये 26वां नंबर का क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं कि किसका क्षेत्राधिकार नहीं है। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का, हरियाणा के राज्यपाल का, सी रिजर्व बैंक के गवर्नर का, और डी तमिलनाडु के राज्यपाल का। तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्राधिकार की बात पूछ रहा है, तो फिर इसमें आंसर होगा रिजर्व बैंक के गवर्नर का क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। पूछ रहा है कि इसमें जो पार्लियामेंट के किसी भी सदन है ना, जैसे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। तो कौन ले सकता है। विकल्पों में है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी है भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, और सी है मुख्य चुनाव आयुक्त, और डी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो बताइए कि इसमें कौन सा है जो पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने पर भी उसमें बैठक में जो है भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत के अटॉर्नी जनरल, जो कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं होने पर भी उसमें जो सदन की होने वाली बैठक में भाग ले सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसमें इसकी एक सीमा है। ये जैसे कि जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं तो लोकसभा राज्यसभा के, वो तो जैसे कोई किसी पर मतदान होता है, किसी पर वोटिंग होता है तो उसमें वोट करते हैं। लेकिन जो भारत के अटॉर्नी जनरल है वह बैठक में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वह मत नहीं दे सकता है। तो इसे आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली स्थान के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो बोल रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वह किसके बाद जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो विकल्पों में है सीबीआई जांच के बाद, विकल्पों में है भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच के बाद, और भारत की बार काउंसिल रिपोर्ट के बाद, और संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश वो है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बिल्कुल दोस्तों ये आसान सा प्रश्न है। तो देखते हैं इसमें विकल्पों में लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधाकृष्णन।
एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजागोपालाचार्य। और अगर जो भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसे याद रखें, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वे थे सी राजागोपालाचार्य, और जो भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे तो वो थे कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसे भी याद रखें। और यहाँ पर और बता दूं कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और दूसरे राष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है यहाँ पर बुक की बात हो रही है, तो बुक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। बुक किसने लिखी है? तो विकल्पों में है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है, और डी सरोजनी नायडू। तो दोस्तों यहाँ पर जो गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन बुक जिसने लिखी है वह है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इसे याद रखें, क्योंकि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अभी पूछ लिया है तो इसको और कभी नहीं पूछेंगे, इसको और भी पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे संविधान के, उनको पूछ रहे हैं। तो विकल्पों में है डॉक्टर के मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डॉक्टर संपूर्णानंद। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है, पूछ रहे हैं कि कौन है, तो यहाँ पर है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बी आर अम्बेडकर। दोस्तों याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं। फिर बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें जो है बिना कोई विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। तो विकल्पों में है 1 वर्ष के लिए, 6 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 वर्ष के लिए, 3 माह तक। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर होगा 6 मार्च। यानी कि अगर कोई जो मंत्री अगर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं फिर भी वह 6 माह तक मंत्री पर बना रह सकता है, फिर उसके अंतर्गत आप उनको एक विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वह अयोग्य करार दिया जाएगा, यानी कि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो यहाँ पर विकल्प है राज्यसभा के अनुशंसा पर, चुनाव आयोग के अनुशंसा पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुशंसा पर, और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसे याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भारत की हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध है। तो दोस्तों यह एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, और इसे अधिक कई एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। तो इसे आप देखिए, विकल्पों में है डॉक्टर स्वामीनाथन, और डॉक्टर कुरियन, और डॉक्टर सुब्रमण्यम, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की जो हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध है, तो वो है डॉक्टर एस स्वामीनाथन जी, जो भारत की हरित क्रांति से गहरा संबंध है। और दोस्तों यहाँ पर एक और हरित क्रांति से संबंधित है कि हरित क्रांति से किसका संबंध है पूछा जा सकता है। तो उसमें हरित क्रांति से यहाँ पर भारत की बात नहीं हो रही है, तो जैसे हरित क्रांति पूछ दिया और वहाँ पे भारत नहीं लिखा है तो वहाँ पर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। तो दोस्तों जो विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति का जनक है, जो हरित क्रांति का गहरा संबंध है वो है नॉर्मन बोरलॉग। और भारत की अगर हम बात करें तो वह है स्वामीनाथन, जिसका भारत की हरित क्रांति से गहरा संबंध था। तो इसे याद रखें, नॉर्मन बोरलॉग वैश्विक हरित क्रांति और स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं।
फिर देखते हैं, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे? तो विकल्प है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो दोस्तों यहाँ विकल्पों में है दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडल सचिव और भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारत के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं भारत के मंत्रिमंडल। तो इसे याद रखें। और इसी प्रकार से राज्य में जो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है वह भी जो सचिव होता है, मंत्रिमंडल सचिव होता है राज्य का, वो होता है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन था। विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, हैरोल्ड मैकमिलन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत के स्वतंत्र होते समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वे थे क्लेमेंट एटली। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं, भारत के स्वतंत्र होते समय, यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन हो गए दोस्तों। तो आपको पता है कि जो भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो थे क्लेमेंट एटली। आगे बढ़ते हैं, फिर है बोहरा समिति के अध्ययन के लिए, खालिस्तान के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो फिर पुलिस सुधार के लिए अध्ययन के लिए, वित्तीय सुधार के लिए, राजनेताओं एवं अपराधियों की साठगांठ के लिए, यानी कि राजनीति में अपराधीकरण के लिए और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो बोहरा समिति थे वह राजनीति में अपराधीकरण के लिए बनाया गया था, यानी कि राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए बोहरा समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, फिर है पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित खालिस्तान अनुमोदित किया जाता है। किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है अंतिम रूप से? तो वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर, योजना आयोग द्वारा और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो इसे याद रखें। खैर, तो इसे आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, फिर है निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो कौन सा ऐसा संस्था है जो राज्य और केंद्र के बीच जो बंटवारे होता है उसको जो मापदंड है कि किस राज्य को कितना मिलना चाहिए और सेंटर को कितना मिलना चाहिए, उसकी जो है अनुशंसा कौन करता है? तो विकल्पों में है वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, योजना आयोग। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए जो मापदंडों की अनुशंसा करता है वह कौन है? वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो दोस्तों इसके साथ आप थोड़ा सा जो वित्त आयोग से संबंधित और आपको तथ्य बता दूं कि जो वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और यह जो वित्त आयोग है वह राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में गठित किया जाता है। और यह जो वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं जो वित्त मामलों के, प्रशासनिक मामलों के, न्यायिक मामलों के से संबंधित होते हैं। और जो वित्त आयोग है यह अर्ध न्यायिक निकाय होता है। तो इसे आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, फिर है 41 संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसमें विकल्पों में है 349 के अंतर्गत, 350 के अंतर्गत, 350 ए के अंतर्गत, 351 ए के अंतर्गत। तो दोस्तों जो राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है वह है संविधान के 350 ए अनुच्छेद के अंतर्गत।
तो इसे याद रखें, यह जो 350A अनुच्छेद है वह संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आता है, तो इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछ रहा है कि जो विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में खाली स्थान पर बल दिया गया था, किस पर बल दिया गया था? जो विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में जारी किया गया था, तो उसमें किस बात पर फोकस किया गया था? तो यहाँ पर विकल्पों में है प्लान से मार्केट, विकास के लिए ज्ञान, गरीबी पर हमला, बदलते विश्व में राज्य। तो यहाँ पर जो है, जो 2001 की विश्व विकास रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था वो था गरीबी पर हमला पर बल दिया गया था ज़्यादा, याद रखें इसे। आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो यहाँ पर विकल्प है जैविक खेती, शिफ्टिंग खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि जो कृषि करने की प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण में सहायक है वह है जैविक खेती, क्योंकि इस जैविक खेती के अंतर्गत जो है रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए जो है जो खेती की जो है कृषि की उर्वरता है वो बनी रहती है लंबे समय तक, और जो प्रदूषण, मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वो नहीं हो पाती है। और इस प्रकार से जो पर्यावरण में जो जीव जंतु रहते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद जीव जंतु है, वो क्षरण नहीं हो पाता है उनका। इस प्रकार से जो है कृषि करने की प्रक्रिया में जो जैविक खेती है वह पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है। और वह भी वर्तमान की बात करें तो जो भी विश्व की सरकारें हैं, जो भारत की सरकारें हैं, जो राज्य की सरकारें हैं, वे जैविक खेती की ओर मूव कर रहे हैं, जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो सकते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं सरकारें। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि जो भारत का पहला जैविक जो राज्य है वह सिक्किम है, तो इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आसान सा सवाल है कि किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो विकल्प में है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प में बताएं कि इसका आंसर कौन सा है। तो जो धान का कटोरा कहा जाता है वह है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों याद रखिए कि जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है, तो इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है ओबैदुल्ला गोल्ड कप के लिए। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार जो स्पोर्ट्स में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो फिर पूछ रहा है कि जो ओबैदुल्ला गोल्ड कप किससे संबंधित है? विकल्प है बैडमिंटन से, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से। तो दोस्तों जो अब्दुल्ला जो गोल्ड कप है वह हॉकी से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। तो इसे याद रखें, क्योंकि इससे और अलग क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कोई अभी बहुत सारे जो टूर्नामेंट होते हैं जो फुटबॉल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है, और जो अन्य प्रतियोगिता है उससे संबंधित जो कप होते हैं तो उसके संबंध में पूछा जा सकता है। तो उसे भी आप देख लें कि कौन सा जो कप है, जो कौन सा सीरीज होता है वह क्रिकेट से है या किससे संबंधित है, उसे याद रखें। तो यहाँ पर तो फिलहाल जो अब्दुल्ला कप है वह हॉकी से संबंधित है, इसे याद रखें, क्योंकि ये सिर्फ 2003 में पूछ लिया गया है। तो ऐसा नहीं कि इसको बाद में और नहीं पूछेगा, तो हो सकता है इसको और पूछ सकता है, तो इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर खेल से ही संबंधित है। पूछ रहा है कि जो शब्द बोगी का संबंध किससे है? फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो पूछा है कि जो कप था वो किससे संबंधित है, और यहाँ पर जो 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 खेल होता है उसके संबंध, उसके जो उसमें टर्मिनोलॉजी होता है, जो टर्म्स होता है, तो उसका संबंध किससे पूछा जाता है। तो यहाँ पर जैसे शब्द बोगी का संबंध किससे पूछा है, तो फिर विकल्पों में है गोल्फ, टेनिस, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। तो दोस्तों यहाँ पर जो बोगी शब्द का संबंध है वह है गोल्फ से, तो इसे भी याद रखें। और अन्य जो
अन्य से जैसे टेनिस से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसे भी याद रखें। तो हो सकता है कि एक और नेक्स्ट टाइम क्या कुछ जो टर्मिनोलॉजी है जो को कप है वो पूछ दे, तो इसे याद रखें। फिलहाल यहाँ पर जो बोगी है उसे गोल्फ से संबंधित है, इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। फिर है अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी राशि मिलती है। तो दोस्तों ये अर्जुन पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, तो इसे याद रखें। और यह जो है प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि जो कितनी राशि मिलती है अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत। तो विकल्प में है 1.5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 75,000। तो दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार है इसके अंतर्गत 3 लाख का पुरस्कार दिया जाता है, तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है रणजी ट्रॉफी 2003 किसने जीता था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा घबराने की बात कर नहीं है और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि रणजी ट्रॉफी 2003 में किसने जीता था। तो इसमें आपको इसका विकल्प है, उस समय जो रणजी ट्रॉफी हुआ था उसमें जो जीता था वह तमिलनाडु ने जीता था। तो अब आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये है कि जो 2020 में है ना जो रणजी ट्रॉफी हुआ था वो उसको किसने जीता था। तो इसे आप देख लें, पढ़ लें, ताकि फिर अगर पूछ देंगे जो रणजी ट्रॉफी है वो किसने जीता था, तो आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रश्न में, तो आप इसे सॉल्व कर पाएँ, तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि जो सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी कौन है। तो इस प्रकार से जो क्या बोलते हैं उपाधियाँ हैं, तो इसे भी याद रखें कि जो किया है किसको किसको मिला है। तो यहाँ पर विकल्प है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, BS चंद्रशेखर। तो यहाँ पर जो सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा है कौन है, तो फिर विकल्प है यहाँ पर कपिल देव, तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है सितंबर 28, 2003 को मलेशिया में खेले गए एशिया कप टूर्नामेंट में भारत जीता और उसने किसको हरा के जीता था। तो विकल्प में है पाकिस्तान को हराया था, दक्षिण कोरिया को हराया था, जापान को हराया था और चाइना को हराया था। दोस्तों बताइए किसको हराया था 2003 में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारत 2003 में जो मलेशिया में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान को हरा कर जीता था। तो ये जो 2003 में पूछा था इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो भी ट्रॉफी हुए हैं इस इम्पोर्टेंट तो उसे याद रखें जिसमें भारत की प्रबल भागीदारी है, या वो उपविजेता रहा है या विजेता रहा है, या और किसी प्रकार से जो भारत की उसमें एक इम्पोर्टेंट पैलेस रहा है, तो उसे याद रखना। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही आप हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो महत्वपूर्ण जो जनरल नॉलेज से संबंधित है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, भारत का इतिहास है और जो करेंट अफेयर से संबंधित अधिक जो जानकारी के लिए है, जो आपके पढ़ाई के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे अगर आपको चाहिए, आपको पढ़ना है अच्छे से, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और आप फ़ायदा लेते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।